राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है लालच। शाम के 5 बजे पिंकी दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुई तो उसके हाथों में शॉपिंग बैग की भरमार देखकर सामने ड्राइंग रूम में बैठे उसके पति ध्रुव ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या है पिंकी? आज तुम फिर से शॉपिंग करने चली गई? ध्रुव ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा। लेकिन पिंकी तो बस अपनी खुशी में ही मस्त थी। उसने बैग को टेबल पर रखा और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, अरे ध्रुव, तुम सोच भी नहीं सकते, आज तो ऐसी शानदार सेल लगी थी ना कि क्या ही बताऊं आपको। मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो तो कल मैं किटी पार्टी में गई थी तो मिसेज आंचल ने बताया था सेल के बारे में। इतनी बढ़िया ड्रेस और इस ड्रेस से मैच की शानदार ज्वेलरी इतनी कम रेट में मिल रही थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। पिंकी की बात सुनकर ध्रुव ने अपना माथा पकड़ लिया, फिर गरजते हुए बोला, तुम्हारी ये फिजूल खर्ची कभी खत्म होगी कि नहीं होगी? पहले भी तुम्हें समझाया था कि इन बेकार की चीजों पर पैसा मत बहाया करो पिंकी, लेकिन तुम हो कि समझते ही नहीं हो। अब तो तुम्हारा हर रोज का काम बन गया है ये। पति की डांट सुनकर पिंकी का उत्साह हल्का पड़ने लगा। उसने धीरे से कहा, पर ध्रुव, हर पार्टियों में मेरी सहेलियां इतने महंगे महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनकर आती हैं। सबकी नजरें बस उन्हीं पर टिकी रहती है, उनकी तारीफें होती रहती हैं। मुझे मुझे भी तो सजने संवरने का शौक है ना। गोल्ड की ज्वेलरी तो है ही नहीं, पर कम से कम अपनी पसंद के कपड़े और लोकल ज्वेलरी तो खरीद सकती हूँ ना मैं। पिंकी की बात सुनकर ध्रुव का गुस्सा और बढ़ गया। अच्छा, तो अब तुम भी सहेलियों के देखा देखी में अपना घर बर्बाद कर दोगी बस? बच्चों की पढ़ाई पर घर के खर्चे, ये सब कौन देखेगा? अरे तुम्हें अंदाजा भी है कि जिस हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ की फीस कितनी बढ़ गई है अब? तुम्हारी ये फिजूल की खर्ची मुझे कंगाल करके छोड़ेगी किसी ना किसी दिन। पिंकी भी गुस्से से बोली, तो मैं क्या अपनी पसंद का कुछ खरीद नहीं सकती हूँ क्या? अभी ये बहस चल ही रही थी कि तभी पिंकी का फोन बज उठा। देखा देखा तो उसके पिता गिरधारी लाल जी का फोन था। उसने उठाया तो उधर से आवाज आई, हेलो पिंकी बेटा। हाँ पापा। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना पापा? बेटा, तबीयत तो ठीक कहाँ रहती है अब कई दिनों से सोच रहा हूँ कि डॉक्टर को दिखा दूँ, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं होती। पिंकी का दिल धक से रह गया। उसकी माँ का पिछले 6 महीने पहले ही देहांत हुआ था और उसका कोई भाई भी नहीं था जो उसके पिता की देखभाल कर सके। इसीलिए गिरधारी लाल जी अकेले ही रह रहे थे। अब पिंकी ने पिता की मुरझाई हुई आवाज़ सुनी तो उसकी खुशी एक पल में ही गायब हो गई। उसने कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। आप ताऊ जी के बेटे कमले से बात कीजिए ना, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। आखिर वो अपने ही तो है ना, और अपने ही तो काम आते हैं ना। आप रुकिए, मैं अभी उसे फ़ोन कर देती हूँ। तो गिरधारी लाल जी ने हल्की खांसी के बीच जवाब दिया, नहीं बेटी, मैं उसे बुला तो लेता, लेकिन कमलेश तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने गया हुआ है। वो लोग यहाँ पर नहीं है बेटा। अब तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ये सुनकर पिंकी का दिल बैठ गया। उसने अपने पिता को हौसला देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं बाद में बात करके बताती हूँ आपको। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और फ़ोन रखते ही पिंकी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने ध्रुव की ओर देखा और चिंतित स्वर में बोली, सुनिए जी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ताऊ जी का बेटा कमलेश भी इस समय घर पर नहीं है जो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सके। इस पर ध्रुव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो पिंकी बोली, लगता है हमें उन्हें यहीं ले आना चाहिए। गांव में तो वो बिल्कुल ही अकेले हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पिंकी चिंतित थी। उसकी बात सुनकर ध्रुव पल भर के लिए चुप रह गया, लेकिन उसके मन में जैसे विचारों की उथल पुथल मच गई थी। अब एक और खर्चा। उसकी आंखों में थोड़ी चुंझलाहट साफ झलक रही थी। वो क्या है ना पिंकी, मौसम ही ऐसा चल रहा है। हल्की फुल्की तबीयत खराब होना तो आम बात है आजकल। ऊपर से पॉल्यूशन भी कितना बढ़ गया है, खासकर हमारे शहर में। अगर पिताजी यहाँ आ गए तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, पता भी है तुम्हें। और वैसे भी क्या पता उन्हें यहाँ अच्छा लगे या ना लगे। गांव की खुली हवा, खुला माहौल, वहाँ पर ज़्यादा सहज महसूस करते होंगे वो। हम क्यों उन्हें बेवजह परेशान करें? मुझे लगता है उनके लिए गांव ही रहना ठीक है। पिंकी ध्रुव की बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन मन में एक बेचैनी थी उसके। उसके पिताजी की तबीयत के बारे में सोच सोच कर वह बार बार परेशान हो रही थी। क्या करूं क्या ना करूं, उसे समझ ही नहीं आ रहा था।
उसकी ये बेचैनी ध्रुव से छिपी नहीं थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव बोला, पिंकी, ऐसा मत सोचना कि मुझे पिताजी की चिंता नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुम उनकी वजह से परेशान हो, लेकिन बुढ़ापे में तो ये सब चलता ही रहता है ना। तुम उनसे फ़ोन पर हालचाल पूछती रहना, ठीक है ना? अगर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगेगी तो तुम ही कुछ दिनों के लिए उनके पास गांव चली जाना। ये सुनकर पिंकी ने कहा, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो ध्रुव। शहर के वातावरण में उनकी तबीयत कहीं और ज़्यादा ना बिगड़ जाए। ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ चलकर उन्हें दवाई दिलवा देंगे। अब वो दिन ऐसे ही बीत गया। दूसरे दिन सुबह सुबह पिंकी ने फ़ोन किया, पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? तो गिरधारी लाल जी ने धीरे से कहा, बेटी, अब भी तबीयत तो वैसी ही है, दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सोच रहा हूँ कि किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दूँ, लेकिन अकेले जाना मुश्किल है बेटा। अगर तुम दोनों आ जाते तो अच्छा होता। ये सुनकर पिंकी का दिल भर आया। उसने धीरे से कहा, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं बात करती हूँ ध्रुव से और कुछ इंतजाम करती हूँ, ठीक है ना? फ़ोन रखने के बाद पिंकी सीधा ध्रुव के पास गई। ध्रुव, पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम गांव जाकर एक बार उन्हें डॉक्टर के पास दिखा दें। ध्रुव सोच में पड़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। पिंकी, मैं समझता हूँ कि तुम्हें उनकी फिक्र है, लेकिन फिलहाल मेरे पास वहाँ जाना मुमकिन नहीं है पिंकी। ऑफिस का बहुत सारा काम है। उन्हें कहो कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई ले लेंगे। गांव में भी तो आजकल अच्छे डॉक्टर मिल ही जाते हैं ना, उन्हें वहीं इलाज करवाने दो। पिंकी चुप हो गई और भारी दिल के साथ रसोई में काम करने लगी। पिंकी के जाते ही ध्रुव झुंझलाकर अखबार को टेबल पर पटकते हुए गुस्से में बड़बड़ाने लगा, हद हो गई इसके पिताजी की तो, रोज रोज ही बीमार रहते हैं। अब हर दूसरे दिन फोन करके बुलाने लगते हैं। क्या हमारे पास इतना फालतू समय है क्या अब कि आए दिन उन्हें डॉक्टर को ही दिखाने जाते रहें बस? अगर तबीयत खराब है तो खुद ही डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते? अरे हर बार हमें क्यों परेशान करते हैं? क्या मैंने ठेका ले रखा है इसके पिताजी का? कुछ देर बाद नाश्ता करके ध्रुव अपने ऑफिस के लिए निकल गया और इधर पिंकी घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने में लगी थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। पिंकी ने जल्दी से हाथों को पोंछा और फिर दरवाजा खोला तो सामने किराएदार आरती खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें कुछ लड्डू रखे हुए थे। भाभी जी, आज मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, तो सोचा कि आपको भी टेस्ट करवा देती हूँ कि कैसे बने हैं, खा के बताइए। तो मैं आपके लिए भी ले आई, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। तो पिंकी ने मुस्कुराहट के साथ उसे थैंक यू कहा और वो लड्डू ले लिए, लेकिन उसके चेहरे से खुशी कहीं गायब थी। आरती ने तुरंत उसकी उदासी भांप ली। भाभी जी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। तो पिंकी ने उदासी भरे चेहरे के साथ कहा, कुछ खास नहीं, बस मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर आरती थोड़ा चिंतित हो गई। क्या हुआ है अंकल जी को? क्या बताऊं, डायबिटीज के मरीज तो पहले से ही है मेरे पिताजी। अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है उनको। मैंने ध्रुव को कहा था कि चलकर उन्हें डॉक्टर को दिखा लाते हैं, लेकिन उसके पास समय ही कहाँ होता है। ये सुनकर आरती ने सहानुभूति से पिंकी की ओर देखा। भाभी जी, फिर तो आपको बहुत चिंता हो रही होगी ना? उसी समय आरती का पति अंकित बाजार से लौटकर आया। उसे देखते ही आरती बोली, अंकित जी, आप सही समय पर आ गए। देखिए ना, भाभी जी कितनी परेशान हैं। उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और ध्रुव भाई साहब के पास समय नहीं है उन्हें दिखाने के लिए। अंकित ने बात सुनी और तुरंत बोला, अरे अरे, तो इसमें क्या परेशानी? आरती, तुम भाभी के साथ चली जाओ ना, मैं आप दोनों को गाड़ी से छोड़ देता हूँ, चलो। पिंकी सुनकर थोड़ी चौंकी, फिर झिझकते हुए बोली, अरे अरे नहीं भैया, तकलीफ मत कीजिए आप, मैं देख लूँगी क्या करना है। तो अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, इसमें परेशानी की क्या बात है? उनकी तबीयत खराब है तो आपको उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और फिर हम तो एक ही परिवार की तरह है ना। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो आखिर कौन आएगा? आरती ने भी बड़े प्यार से कहा, हाँ भाभी जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ चलूंगी। पिंकी ने उसकी बात सुनकर दिल ही दिल में राहत महसूस की। अंकित ने तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई और बोला, तो चलिए भाभी जी, अभी निकलते हैं, देर करना ठीक नहीं होगा। पिंकी ने ध्रुव को सारी बात बताई तो ध्रुव ने भी हाँ कर दी। पिंकी ने आरती और अंकित का आभार जताते हुए अपना दुपट्टा उठाया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। गाड़ी में बैठी पिंकी ने मन ही मन में सोचा, कभी कभी मदद वहाँ से मिलती है
जहाँ से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। गांव पहुंचने के बाद अंकित उसके पिता गिरधारी लाल जी को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा, इनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और फेफड़ों में संक्रमण का असर दिख रहा है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें तुम जल्दी से लेकर आ जाना और इन्हें दे देना, ये ठीक हो जाएंगे। अस्पताल से वापस आने के बाद पिंकी 2 दिन के लिए अपने पिता के पास ही रुक गई। भाभी जी, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत बताइएगा, कभी भी कॉल कर लीजिएगा। इतना कहकर आरती और अंकित घर वापस लौट आए। तीसरे दिन पिंकी गांव से लौटकर घर आई तो अंदर आते ही थकी हुई वह सोफे पर बैठ गई। ध्रुव वहीं पर था, डाइनिंग रूम में टीवी देख रहा था। उसे देखते ही उसने औपचारिकता से पूछा, तो कैसी है पिताजी की तबीयत अब पिंकी ने पानी का गिलास उठाते हुए जवाब दिया, सब ठीक है, अब तो उनका शुगर लेवल ज़्यादा हो गया था। खाने में परहेज भी तो नहीं करते हैं ना वो। पिछले कई दिनों से कोर्ट केस की भागदौड़ में उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखा, बस भागते दौड़ते रहे। कभी खाया कभी नहीं खाया, जो मिल गया बस वो खा लिया तो बिगड़ गई उनकी तबीयत। लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई इन सब में, सालों से जो उनका केस चल रहा था ना, उसका फैसला उनके हक में ही आया है अब। कौन सा केस? ध्रुव ने तुरंत चौंकते हुए पूछा। तो पिंकी बोली, अरे वही उनकी जमीन का केस, याद है, जो पिछले कई सालों से चल रहा था। आखिरकार उन्होंने वो केस जीत ही लिया। जीत मेरे पिताजी की ही हुई है। ये सुनकर ध्रुव के हाथ से चाय का कप लगभग गिरते गिरते ही बचा। उसकी आंखें चौड़ गई। वह थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, क्या? वही जमीन जो हाईवे के पास में लगती थी? तो पिंकी ने हल्के से जवाब दिया, हाँ हाँ, वही जमीन। अरे जो हाईवे के पास में है वो ही जमीन। बाप रे, उसकी कीमत तो करोड़ों में होगी ना? हाँ, उसकी कीमत करीब 2 करोड़ हो चुकी है। पिताजी उसे बेचने का सोच रहे हैं। ध्रुव को जैसे ही अचानक किसी खजाने की चाबी मिल गई हो, उसके चेहरे पर एक विचित्र उत्साह और खुशी की झलक आ गई। वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वैसे उन्होंने कुछ कहा कि वह इन पैसों का क्या करेंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा है उन्होंने। और वैसे भी जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो पैसा किस काम का है ध्रुव? तभी ध्रुव ने चाय का कप नीचे रखते हुए गंभीरता से देखते हुए कहा, हाँ वैसे बात तो सही है। ऐसे बड़े फैसले में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। आखिरकार ये संपत्ति उनकी मेहनत की है और इस संपत्ति के लिए उन्होंने कितनी धक्के खाए हैं कोर्ट के। ध्रुव के दिमाग में जैसे खलबली मच गई थी। वह देखने को भले ही सामान्य बन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत बेचैन था कि कहीं पिंकी के ताऊजी का बेटा कमलेश उन्हें अपने पक्ष में करके जमीन हथिया ना ले। आखिरकार पिंकी अपने पिताजी की इकलौती बेटी है, इसलिए उस जमीन पर हमारा ही हक बनता है। वह यही सब सोच रहा था। रात को जब पिंकी रसोई का काम निपटाकर कमरे में आई तो ध्रुव लैपटॉप लिए बैठा था, पर उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। जब पिंकी ने देखा तो बिस्तर पर बैठते हुए वह बोली, किन विचारों में खोए हुए हो जी? अगर आपका ये लैपटॉप का काम खत्म हो गया है तो उसे बंद करके सो जाइए ना, फिर कल ऑफिस भी जाना है। तभी ध्रुव ने कहा, पिंकी, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें वहाँ अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा? आखिर वो हमारे बड़े हैं पिंकी, हमारा फर्ज बनता है उनका ख्याल रखना। ये सुनकर पिंकी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने तो पहले भी कहा था आपसे कि चलकर उनसे मिल लेते हैं, पर आपको आपको तो ऑफिस के काम ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं। अरे उनकी कितनी तबीयत खराब थी, पता भी है आपको? अरे पिंकी, मुझे कहाँ पता था तब कि उनकी हालत इतनी ध्यादा खराब है। अब तुमने आकर सब बताया है तो अब सोचता हूँ कि उन्हें यहीं ले आते हैं। हमारे साथ रहेंगे तो हम उनकी अच्छी देखभाल कर पाएंगे। अब ध्रुव की बात सुनकर पिंकी सोच में पड़ गई। फिर वह बोली, अरे लेकिन आप ही तो कहा करते हो ना कि गांव का माहौल उनके लिए बेहतर है। वहाँ ताज़ी हवा, खुला माहौल, वो सब उनकी सेहत के लिए अच्छा है। वैसे तो आपकी बात ठीक ही थी। हमारे शहर में तो कितना प्रदूषण ही प्रदूषण है। अच्छा भला इंसान भी बीमार हो जाएगा यहाँ आकर तो। हाँ, और वैसे भी 2-3 दिन बाद कमलेश भी तो आ ही जाएगा ना, तो फिर वो लोग उनका ध्यान रख लेंगे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? पता भी है आजकल हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता है। अगर उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, बताओ जरा। अरे हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे हैं? मैं कहता हूँ उन्हें यहीं ले आते हैं।
पिंकी को ध्रुव की बात में थोड़ा सा दम लगा। बात तो आपकी सही है जी, यहाँ रहेंगे तो हमारी नज़रों के सामने रहेंगे, हम उनकी अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। हाँ पिंकी, तुम कल उन्हें फ़ोन करके बता देना कि हम इस रविवार को उन्हें लेने आ रहे हैं। अगले दिन सुबह जब पिंकी की आंख खुली तो उसने देखा कि ध्रुव पहले से ही तैयार होकर बैठा था। ये देखकर पिंकी चौंक गई। उसने उठते ही पूछा, अरे आज ऑफिस जल्दी जाना है क्या? इतनी सुबह सुबह तैयार हो गए? नहीं पिंकी, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैंने छुट्टी ले ली है। ये सुनकर तो पिंकी और भी ज़्यादा हैरान हो गई। छुट्टी? पर क्यों? आज कोई खास बात है क्या? हाँ पिंकी, हम आज ही गांव जा रहे हैं तुम्हारे पिताजी को लेने। लेकिन ध्रुव, हमने तो रविवार को जाने का सोचा था ना, आज अचानक से क्यों? तो ध्रुव बोला, पिंकी जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर होगा, उनकी सेहत का सवाल है आखिर। इस मामले में हम किसी तरह की कोई देर या लापरवाही नहीं कर सकते, समझी? और पिंकी, तुम्हारे ताऊजी का बेटा कमलेश कितना चालबाज है, तुम्हें पता है ना? क्या तुम नहीं जानती उसके बारे में? तुम्हारे पिताजी के पास जो जमीन है उन्हें बहला फुसला कर वही बड़ी आसानी से अपने कब्जे में ले लेगा वो। और हम यहाँ बस हाथ मलते रह जाएंगे। उस जमीन पर केवल तुम्हारा हक है पिंकी, बस उन्हें यहाँ ले आएंगे तो एक पंथ दो कार्य हो जाएंगे हमारे। ये सुनकर पिंकी कुछ सोचने में लग गई और सोचते हुए बोली, हाँ वैसे बात तो ठीक ही है ध्रुव, पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। पर पिंकी, तुम अभी उन्हें फ़ोन करो और उन्हें बता दो कि हम आज ही उन्हें लेने आ रहे हैं। पिंकी ने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बातें बताई। तो गिरधारी लाल जी बोले, लेकिन बेटी वहाँ क्यों आना? मेरी तबीयत अब ठीक है, मैं अपना ध्यान रख लूँगा, इसलिए बेटा मैं यहीं पे ठीक हूँ। पिंकी परेशान होकर बोली, पिताजी आप समझ क्यों नहीं रहे? शहर में आपके साथ रहने से हम आपकी बेहतर देखभाल कर पाएंगे, आपकी सेहत का ध्यान रख पाएंगे। और इस समय ध्रुव ने पिंकी के हाथ से फ़ोन लिया और बड़े ही अधिकार के साथ बोला, पिताजी अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब आपकी सेहत हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। हम आपका ध्यान रखेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। आज हम आपको लेने आ रहे हैं, ये फैसला हो चुका है पिताजी। तो पिताजी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, अरे बेटा कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा, लेकिन मुझे सच में यही सुकून मिलता है बेटा। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का माहौल, यहाँ सब कुछ अपना सा लगता है। तभी ध्रुव भावुक अंदाज में बोला, लेकिन पिताजी आप नहीं जानते कि यहाँ पिंकी और मुझे आपकी कितनी चिंता है। दिन रात बस आपका ही ख्याल रहता है। आप सामने रहेंगे तो हमारे दिल को संतुष्टि मिलेगी। पिंकी आपकी इकलौती बेटी है, इसीलिए आपका ध्यान रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी जगह मेरे पिताजी होते तो क्या मैं उनके लिए ये सब नहीं करता? तो आखिरकार हार मानकर गिरधारी लाल जी ने उनके साथ चलने के लिए हामी भर दी। आखिर क्या ही करते बेचारे, मान गए और आ गए अपनी बेटी और दामाद की बातों में। शाम के समय ध्रुव और पिंकी गिरधारी लाल जी को घर लेकर लौटे तो ध्रुव ने गाड़ी रोककर कहा, पिंकी तुम जाकर गेट खोलो, मैं पिताजी को गाड़ी से उतरने में मदद करता हूँ, उनकी अभी तबीयत ठीक नहीं है अच्छे से। तभी पिंकी ने गाड़ी से उतरकर डोरबेल बजाई तो उनकी किराएदार आरती ने जल्दी से गेट खोला और पिंकी के पिता को देखकर तुरंत हाल चाल पूछा। फिर पिंकी से बोली, ये तो बहुत अच्छा किया भाभी जी आपने, जो अंकल जी को यहाँ ले आए। अब इनका अच्छे से ध्यान रख पाएंगी आप। गिरधारी लाल जी के आने के बाद घर का माहौल अब खुशनुमा हो गया। पिंकी सुबह सुबह उनके लिए नाश्ता बनाती और ध्रुव शाम को ऑफिस से लौटकर उनके साथ बैठकर बातें करता। गिरधारी लाल जी भी वहाँ आकर अब खुश थे, उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक शाम सब लोग चाय पी रहे थे तो ध्रुव मुद्दे की बात पर आया। उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, पिताजी सच कहूँ तो आपके यहाँ आने के बाद ना घर में एक अलग ही रौनक आ गई है, हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे पिताजी, ईश्वर का दिया वैसे तो मेरे पास ना सब कुछ है। घर में बड़े बुजुर्ग की कमी थी, वो भी अब पूरी हो गई है। बस एक ही बात है जो कभी कभी परेशान कर देती है मुझे, बच्चों की वजह से। गिरधारी लाल जी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन ये घर ना आजकल के ज़माने से थोड़ा पुराना लगता है। बच्चों के दोस्त जब यहाँ आते हैं तो बच्चों को उन्हें इस घर में लेकर आने में भी बहुत शर्म महसूस होती है। ऐसा क्यों बेटा, घर तो अच्छा है तुम्हारा।
बस पिताजी, उनके दोस्तों के बड़े बड़े मॉडर्न घर हैं ना, तो तुलना करते हुए उन्हें ये सब थोड़ा साधारण सा लगता है। अगर घर किसी पॉश इलाके में होता और थोड़ा आधुनिक तरीके से बना होता तो बात ही कुछ अलग होती पिताजी। वैसे पिताजी, आज के समय में तो प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छू रही है। अगर हमें अच्छी सोसाइटी में एक बड़ा सा घर लेना हो तो अच्छी खासी रकम चाहिए होगी इसके लिए। गिरधारी लाल जी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, वैसे तुम्हारी बात सही है। आजकल एक एक चीज़ का खर्चा इतना बढ़ गया है कि बस पूछिए ही मत। यही तो बात है पिताजी। और अगर नया घर लेते भी हैं तो घर को भी अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अपने अपने अलग अलग कमरे चाहिए होंगे। सब कुछ अब बच्चों की पसंद का ही होगा। बच्चों को अपना कमरा, अपनी जगह बिल्कुल उनकी पसंद की ही डेकोरेट चाहिए। ये सब कुछ कैसे होगा पिताजी, समझ में ही नहीं आता मुझे तो। बस यही टेंशन खा रही है मुझको। गिरधारी लाल जी ध्रुव की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, तो बेटा इसमें चिंता वाली कौन सी बात है? जो भी मदद चाहिए वो मुझे बताओ। ये सुनते ही ध्रुव की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए वह भरे हुए स्वर में बोला, पिताजी बात इतनी आसान नहीं है, ये करोड़ों का मामला है। बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे पास जो कुछ भी है वो आखिरकार तुम्हारा ही तो है ना। गांव की जमीन और वो हाईवे वाले प्लॉट, वो सब कुछ भी तो तुम्हारा ही है ना। उनको बेचने के बाद मुझे जितना भी पैसा मिलेगा वो तुम दोनों का ही तो है। उस जमीन को बेचने पर लगा देते हैं। ये सुनकर ध्रुव ने अपनी खुशी छिपाते हुए पिंकी की ओर देखा और बोला, पिताजी अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम जल्दी ही किसी अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा सा बड़ा घर देखना शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन से ध्रुव और पिंकी ने शहर की बड़ी बड़ी सोसाइटियों में नए घर देखना शुरू कर दिया और आखिरकार उन्हें एक बड़ा आलीशान मकान पसंद भी आ गया। 2-4 दिन में सौदा पक्का करने के लिए एडवांस रकम देनी थी। नए घर के बारे में सोच सोचकर ध्रुव और पिंकी बहुत खुश हो रहे थे। शुरू में तो पिंकी और ध्रुव गिरधारी लाल जी का अच्छे से ख्याल रखते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनकी तबीयत के प्रति अब लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। अगले दिन गिरधारी लाल जी आंगन में चारपाई पर लेटे हुए जोर जोर से खांस रहे थे। उनकी सांस फूल रही थी। पिंकी किचन से बाहर आई और बोली, क्या पिताजी, आपने दवाई समय पर नहीं खाई क्या? गिरधारी लाल जी ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं बेटी, दवाई खत्म हो गई है। मैंने ध्रुव से कहा था लेकिन शायद वो लाना भूल गया। इतने में ध्रुव बाहर से आया और कहने लगा, अरे पिताजी माफ़ करना, मैं दवाई लाना भूल गया। ऑफिस का काम इतना था कि ध्यान ही नहीं रहा मुझे। गिरधारी लाल जी ने हल्की खांसी के बीच कहा, ठीक है, ठीक है बेटा, दवाई बाद में लाना, अभी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वह एक बार देख लेगा तो सही दवाई लिख देगा। लेकिन ध्रुव ने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाते हुए जवाब दिया, पिताजी अभी डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं है, हमें बैंक जाना है नए मकान की डील पक्की करने के लिए। जो एडवांस रकम देनी है उसके लिए एफडी तुड़वानी पड़ेगी ना पिताजी। आप चिंता मत करो, शाम तक मैं दवाई ला दूंगा आपके लिए। गिरधारी लाल जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तभी पिंकी जल्दी से बोली, पिताजी हमें बैंक में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप थोड़ा आराम करो, हम जल्दी आ जाएंगे। ध्रुव ने गाड़ी स्टार्ट की और पिंकी के साथ बैंक के लिए निकल गया। गिरधारी लाल जी अकेले खांसते हुए वहीं चारपाई पर लेटे रहे। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी उनकी खांसने की आवाज़ सुनकर पिंकी की किराएदार आरती सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई और गिरधारी लाल जी की ऐसी हालत देखकर वह घबरा गई और बोली, अंकल जी आपकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, भैया और भाभी कहाँ हैं? तो गिरधारी लाल जी बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाए, वो लोग तो बैंक गए हैं बेटा, किसी काम से। आरती ने तुरंत अपने पति को बुलाया, अंकित, अंकित, अंकल की हालत ठीक नहीं है, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा अभी। गिरधारी लाल जी ने विरोध किया, नहीं नहीं बेटा, परेशान मत हो तुम। अह, पिंकी और ध्रुव अभी आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, रहने दो बेटा, तुम लोग परेशान मत हो। लेकिन अंकल जी इतनी देर में कहीं तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी तो? आपकी दवाइयाँ कहाँ हैं वैसे?
उन दवाइयों को लेने से आपको थोड़ा आराम मिलेगा, आपकी खांसी में भी आराम पड़ेगा और आपकी सांस में भी आराम पड़ेगा। ठीक हो जाएगी आपकी तबीयत, आरती ने कहा। तो गिरधारी लाल जी बोले, बेटी बेटी दवाई खत्म हो गई है, ध्रुव को कहा था पर लाना भूल गया वो। तभी आरती का पति अंकित आया और बोला, अंकल जी चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। यह सुनकर गिरधारी लाल जी ने संकोच से कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ध्रुव और पिंकी आते होंगे। वो मुझे खुद ले जाएंगे। अंकल जी आप हमें गैर क्यों समझते हैं, हम भी तो आपके अपने बच्चे ही हैं ना। ये कहते हुए अंकित ने गाड़ी निकाली और उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले गया। गिरधारी लाल जी ने रास्ते पर आरती और अंकित को ढेर सारे आशीर्वाद दिए, क्योंकि बेटी दामाद के घर रहते हुए गिरधारी लाल जी का हर दिन अब पहले जैसा ही कट रहा था, बिना देखभाल किए। ध्रुव और पिंकी अपनी दुनिया में ही मस्त थे। जब भी गिरधारी लाल जी ध्रुव से किसी काम के लिए कहते तो वह हमेशा टाल देता, पिताजी अभी टाइम नहीं है, लेकिन कल ऑफिस से आते समय मैं ज़रूर ले आऊँगा पक्का। ये जवाब इतनी बार सुनने को मिला कि अब गिरधारी लाल जी ने अपनी उम्मीद ही छोड़ दी थी। पिंकी भी अब उनके प्रति लापरवाह हो चुकी थी। वह या तो किटी पार्टी में रहती या शॉपिंग में, घर पर होती भी तो फ़ोन पर अपनी सहेलियों से बस बातें ही करती रहती वह। अब तो दवाई ख़त्म होने पर भी गिरधारी लाल जी अंकित को ही फ़ोन करके अपनी दवाई मंगवा लेते और उनके मना करने के बावजूद भी उसके हाथ में दवाई के पैसे ज़बरदस्ती थमा देते। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। ध्रुव और पिंकी अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने को बेताब थे। अब रजिस्ट्री का दिन भी नज़दीक आ रहा था और दोनों बेहद उत्साहित थे। एक शाम जब ध्रुव ऑफिस से घर लौटा तो पिंकी ने झूमते हुए कहा, सुनिए जी, अब हम अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक बढ़िया सी गाड़ी भी ले लेनी चाहिए और घर के लिए फर्नीचर भी आरामदायक और शानदार होना चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात, क्योंकि मेरी सहेलियां सब लोग घर देखने आएंगी और सबको सब कुछ अच्छा ही दिखना चाहिए। ये बात तो सही है पिंकी। वैसे तुम्हारे पिताजी को जो 2 करोड़ मिलने वाले हैं, उनमें से हम तो सिर्फ 1 करोड़ का ही घर खरीद रहे हैं, बाकी पैसे तो बच ही रहे हैं ना। उन पैसों में से हम बहुत आरामदायक फर्नीचर, एक लग्जरी गाड़ी भी ले सकते हैं। तो पिंकी ने खुशी खुशी हामी भरी और बोली, वैसे भी पिताजी की अब उम्र हो गई है, वो क्या करेंगे इतने पैसों का, उन्हें तो बस आराम चाहिए और आराम तो हम दे ही रहे हैं ना उनको। ये तो गिरधारी लाल जी को ही पता था कि बेटी दामाद उन्हें कैसा आराम दे रहे हैं। 2 दिन से उनकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ रही थी, दिल भी भारी सा महसूस हो रहा था उनको। अगले दिन पिंकी और ध्रुव दोनों बहुत उत्साहित थे। ध्रुव ने कहा, पिताजी जल्दी जल्दी कीजिए, आज जमीन की रजिस्ट्री का दिन है, तैयार हो जाइए आज आप। गिरधारी लाल जी ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दिल बहुत भारी सा लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। ये सुनकर ध्रुव के मन में गुस्सा भर आया, लेकिन उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, पिताजी आज डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ज़मीन की रजिस्ट्री की डेट आगे बढ़ जाएगी, वरना जब तक हम ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेंगे, पैसे हाथ में नहीं आएंगे, तब तक हम अपने मकान की रजिस्ट्री कैसे करवा पाएंगे पिताजी, आप ही बताइए ना। तभी पिंकी ने कहा, पिताजी आज तो जाना बहुत ज़रूरी है रजिस्ट्री के लिए, और वैसे भी आपको गाड़ी में बैठकर ही तो जाना है ना, कौन सा कुछ दिक्कत है उसमें, आप गाड़ी में आराम से बैठ जाइए, सारा काम होने के बाद आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ठीक है। गिरधारी लाल जी ने दुखी होकर कहा, बेटी मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो मैं क्यों मना करता, लेकिन अब मुझे उठने की भी हिम्मत नहीं है। गिरधारी लाल जी ने बहुत ही मना किया, लेकिन फिर भी ध्रुव और पिंकी ने उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया और ये कहकर कचहरी के लिए निकल गए कि थोड़ी देर में काम हो जाएगा, फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन समय बढ़ता गया और वो दोनों वापस नहीं आए। गिरधारी लाल जी को बैठे बैठे घंटों बीत गए। गिरधारी लाल जी का अब दम घुट रहा था। 1-2 बार फ़ोन किया, लेकिन हर बार यही जवाब मिला, बस थोड़ी देर और लगेगी पिताजी, फिर हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। गिरधारी लाल जी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, उनकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर
अंकित को फ़ोन किया। उनकी आवाज़ काँप रही थी। बेटा, बेटा मुझे लगता है मेरा समय आ गया। मेरा दम घुट रहा है। तुम जल्दी आओ बेटा। अंकित के कानों में ये शब्द बोलते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने तुरंत फ़ोन काटा और बिना समय गंवाए ऑफिस से निकल गया और गिरधारी लाल जी द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गया। गिरधारी लाल जी की हालत वाकई में बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाया गया। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच पड़ताल शुरू की। इधर जब ध्रुव और पिंकी गिरधारी लाल जी को लेने के लिए बाहर आए तो ये देखकर हैरान रह गए। गिरधारी लाल जी गाड़ी में नहीं थे। उन्होंने फ़ोन लगाया लेकिन उनका फ़ोन भी बंद आ रहा था। वह दोनों पसीने से अब तरबतर हो गए। पिताजी की चिंता से ज़्यादा उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर आज पैसे हाथ में ना आए तो नए मकान की रजिस्ट्री में और वहाँ शिफ्ट होने में और भी ज़्यादा देरी हो जाएगी अब उनके लिए। अब इसी समय पर ध्रुव के पास अंकित का फ़ोन आया और उसने सारी बातें बताते हुए उसे जल्दी अस्पताल पहुँचने को कहा। इतनी बात सुनते ही ध्रुव गुस्से से चिल्लाने लगा, अंकित, आखिर तुम क्या साबित करना चाहते हो? पिताजी को अस्पताल ले जाकर तुम हीरो बनना चाहते हो क्या उनकी नज़र में? तो अंकित बोला, लेकिन भाई साहब, अंकल जी की हालत इतनी ख़राब थी कि एक पल की भी देरी होती तो उनकी जान चली जाती। क्या तुम्हें उनकी सेहत से ज़्यादा रजिस्ट्री की परवाह है? ध्रुव की आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने कहा, हाँ, रजिस्ट्री की परवाह है मुझे, और सिर्फ तुम्हारे कारण आज हमारा काम बनते बनते रह गया, समझे तुम? तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुमने बीच में आकर सब बर्बाद कर दिया। तुम्हें तो मैं देख लूँगा। इधर चेकअप के बाद जो कुछ भी सामने आया उसे सुनकर अंकित हैरान रह गया। डॉक्टर ने बताया कि गिरधारी लाल जी को दिल का दौरा पड़ा था। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी। 2-3 दिन के इलाज के बाद गिरधारी लाल जी अस्पताल से आखिर घर लौटे। जब तक वह अस्पताल में रहे अंकित ने उनकी देखभाल की, उनका बहुत ध्यान रखा। अंकित और आरती ने, क्योंकि उनकी बेटी और दामाद तो कोर्ट कचहरी से ही फुर्सत नहीं जुटा पाए थे। उनके पास तो फुर्सत ही नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें पूरी देखभाल और अब आराम की ज़रूरत है। लेकिन पिंकी और ध्रुव के लिए यह सब सिर्फ सुनने की ही बातें थी। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी इन सब में। उनके दिमाग में तो बस केवल एक ही बात चल रही थी, उनका नया मकान। उनका नया मकान ही उनके दिलो दिमाग में बस घूम रहा था। गिरधारी लाल जी के घर आने के बाद अंकित और आरती ने अब कोई दूसरा मकान किराए पर लेकर वहाँ से जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि ध्रुव ने अंकित की बहुत बेइज्जती की थी। इधर ध्रुव को रजिस्ट्री की तारीख आगे बढ़ाने की वजह से उसके चेहरे पर हर वक्त अब नाराज़गी झलकती रहती। 2 दिन बाद फिर से रजिस्ट्री की नई तारीख तय हो गई। ध्रुव ने कहा, पिताजी, अब हर हाल में ये काम निपटाना ही है। इस बार कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए पिताजी। मैंने कितनी मेहनत की है, वरना फिर से डेट आगे बढ़ जाएगी। पिंकी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। गिरधारी लाल जी को उनका ये व्यवहार देखकर बड़ी हैरानी हुई। काफ़ी देर तक वह सोच विचार में बैठे रहे, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। अगले दिन जमीन की रजिस्ट्री हो गई, पर घर पहुंचते ही पिंकी और ध्रुव गिरधारी लाल जी के पास आकर बैठ गए, जैसे उनको कितनी चिंता हो उनकी, और प्यार से बोले, पिताजी, अब जल्दी से ये पैसे हमें दे दीजिए, क्योंकि कल ही हमारे आलीशान बंगले की रजिस्ट्री होने वाली है। पिताजी, आप तो जानते ही हैं ना कितना काम अटका हुआ है और उसको लेकर हमने कितनी उम्मीद हमारी लगा के रखी हुई है। ये सुनकर गिरधारी लाल जी ने ध्रुव और पिंकी की ओर देखा, जो खुशी से खिलखिला रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने सोचा है कि ज़मीन से आई रकम मैं अपने पास ही रखूँगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। ये सुनते ही पिंकी और ध्रुव दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। लेकिन लेकिन पिताजी, आपने ही तो हमें पैसे देने के लिए कहा था ना। अब हमने डील भी पक्की कर ली है पिताजी, ये क्या बोल रहे हैं आप? एफडी तुड़वाकर हमने एडवांस की रकम भी चुका दी है। अरे, कितनी बड़ी एफडी थी मेरी, कितने साल के लिए मैंने फिक्स करके रखी थी, वो घर के लिए, बच्चों के लिए। मैंने वो तुड़वाकर उसकी एडवांस फीस भी पे कर दी है, ध्रुव ने कहा। तो पिंकी भी बोली, हाँ पिताजी, अब आप ऐसे मुकर नहीं सकते हैं, हमारा कितना नुकसान हो जाएगा वरना। तभी गिरधारी लाल जी ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ बेटा, मैंने कहा था,
पर अब ये पैसे मुझे अपने बुढ़ापे के लिए रखने हैं। लेकिन पिताजी, आपकी देखभाल तो हम कर ही रहे हैं ना, आपको क्या टेंशन है? हाँ बेटा, मुझे पता है कि आप दोनों मेरी कितनी देखभाल कर रहे हैं। अभी ये बातें चल ही रही थी कि तभी अंकित और आरती अंदर आए। आपने बुलाया अंकल जी? हाँ बेटा, मैंने ही बुलाया तुम्हें। बैठो तुम, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है तुम लोगों से। आओ बैठो। गिरधारी लाल जी ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। हाँ, तो बात यह है अंकित बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। हर पल सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों के लिए जिया हूँ मैं, क्योंकि मेरी इकलौती ही बेटी है। लेकिन अब मैं ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ नज़र तो धुंधली हो जाती है, लेकिन रिश्तों का झूठ और सच सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। मैंने अपनी ज़मीन बेचकर 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। उनके लिए मैंने एक फ़ैसला किया है बेटा, और ये फ़ैसला अब अंतिम है, ये नहीं बदलेगा। ये सुनकर ध्रुव बेचैन हो उठा। उसने जल्दी से कहा, पिताजी, लेकिन वो पैसे तो वो हमारे भविष्य के लिए है ना? तभी गिरधारी लाल जी ने हाथ उठाकर उसकी बात काटते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारी ज़रूरत को मैं जानता हूँ, साथ ही तुम्हारी नीयत को भी अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, अपने पैसों को मैं अपने पास रखूँगा, क्योंकि पिता भला अपनी बेटी के घर कब तक पड़ा रहेगा। इसलिए मैंने तय किया है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। तो पिंकी बोली, लेकिन पिताजी, आप गांव में अकेले कैसे रहेंगे? वहाँ आपका ध्यान कौन रखेगा? क्यों बेटा, अब तक अकेला ही तो था मैं। अब तक मेरा ध्यान कौन रख रहा था? तुम लोगों को तो कभी मुझे देखने के लिए फुर्सत ही नहीं मिली, कभी देखने ही नहीं आए, बस पड़ा रहा। चाहे मेरी तबीयत सही रही चाहे नहीं रही, तुम लोगों को कोई मतलब नहीं। बस तुम दोनों तो प्रॉपर्टी के लालच में मुझे यहाँ लेकर आए, मैं अच्छे से जान गया हूँ। पर बेटी, आज तक बस यही सुनता आया था मैं कि बेटा बहू बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। लेकिन तू तो एक बेटी थी, एक बेटी होकर भी तू अपने पिता का दर्द नहीं समझ पाई, और तू अपने पति की बातों में आकर प्रॉपर्टी के लालच में फंस गई। तू तो ऐसी नहीं थी बेटी। ये सुनकर पिंकी की आंखें शर्म से झुक गई, पर गिरधारी लाल जी ने अपनी बात जारी रखी। वैसे बेटा, मैं गांव में अकेला ही रहूंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं अंकित और आरती को अपने साथ ले जाऊंगा। अब मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी बस केवल इन्हीं के साथ बिताना चाहता हूँ। मेरा कोई बेटा और कोई बहू तो है नहीं, लेकिन उन्होंने बेटे बहू की तरह मेरी सेवा की है। उनकी बात सुनकर अंकित और आरती की आंखों में आंसू आ गए। गिरधारी लाल जी ने अपनी बात जारी रखी, इन दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसका एहसान तो मैं पैसों से भी नहीं चुका सकता। अनजान होकर भी इन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी मैंने फैसला किया है कि ज़मीन से आए आधे पैसे मैं वृद्ध आश्रम में दान करूंगा, जिनको उनकी एक्चुअल ज़रूरत है। बाकी के आधे पैसे पर इन दोनों का ही हक होगा। अब ये लोग किसी किराए के मकान में नहीं, अपने खुद के घर में रहेंगे। और हाँ, मेरे बनने के बाद मेरे गांव वाले मकान पर भी अब इन दोनों का ही हक होगा, उसको कोई इनसे नहीं छीन सकता। और हाँ, एक बात और, जल्दी ही मैं अपनी वसीयत भी करवा दूंगा। ये सुनकर अंकित हाथ जोड़ते हुए उनके पास बैठा और बोला, अंकल जी, आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में। लेकिन लेकिन अंकल जी, इन सब के बीच पैसों को मत लाइए अंकल जी, हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है अंकल जी। अंकित की बात सुनकर गिरधारी लाल जी की आंखें भर आई और उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, नहीं बेटा, जब तक तुम अपना अच्छा सा मकान नहीं देख लेते, तब तक तुम दोनों मेरे साथ मेरे गांव वाले मकान में ही रहना। उसके बाद हम सब शहर के आलीशान बंगले में रहेंगे, ठीक है? ये सुनकर ध्रुव और पिंकी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। एकदम से ध्रुव की आंखें लाल हो गई और उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन गिरधारी लाल जी के सख्त लहजे ने उन्हें चुप कर दिया। उन्होंने कहा, पिंकी और ध्रुव, तुम लोग शायद ये समझ नहीं पाए कि पैसों से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते, पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। तुमने मुझे सिर्फ पैसों की नज़र से देखा, जबकि अंकित और आरती ने कोई रिश्ता ना होते हुए भी मुझे अपना समझा और मेरे लिए बहुत कुछ किया।
जब मेरी सांस के अटकी हुई थी तब भी तुम्हें केवल रजिस्ट्री की ही पड़ी हुई थी। अब मैं अपना बुढ़ापा इन्हीं के साथ बिताऊंगा जिनके दिल में मेरे लिए प्यार है, लालच नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी पिंकी और ध्रुव दोनों रोते हुए बोले, पिताजी, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है पिताजी, अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। तो गिरधारी लाल जी ने अपना सामान पैक करते हुए कहा, माफ़ माफ़ तो मैं कर दूंगा बेटा, लेकिन भरोसा अब तुम पर कभी नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि रिश्ते भरोसे से चलते हैं बेटा, मजबूरी से नहीं। इतना कहकर गिरधारी लाल जी, अंकित और आरती तीनों लोग अपना सामान पैक करके अपने गांव वाले घर के लिए अब निकल गए और बेटी दामाद अपना सा मुंह लेकर बस उन्हें जाते हुए ऐसे ही देखते रह गए, क्योंकि अब उनके आलीशान बंगले के जो सपने थे वो धरे के धरे रह गए। एडवांस में जो पैसे दिए थे, डील ना होने की वजह से वो पैसे भी अब उनके हाथ से जा चुके थे। आज उनके पास पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचा था। क्या ऐसा करके गिरधारी लाल जी ने सही किया? अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपकी इस बारे में क्या राय है? धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी में। आपको कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।